हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को। क्या कहता है ये प्रश्न कि कौन सा युग्म समृद्ध है? हाँ अथवा ना में उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म समृद्ध है। पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा, फिर आप इसका जवाब को दीजिएगा। कहता क्या है कि कौन सा युग्म समृद्ध है, तो कौन सा युग्म समृद्ध है। समृद्ध का अर्थ पहले समझें कि समृद्ध का अर्थ क्या होता है। समृद्ध का अर्थ होता है भिड़ना। साधारण अर्थ में समृद्ध का अर्थ होता है भिड़ना। भिड़ना का अर्थ क्या होता है, तो भिड़ना का अर्थ जैसे हम लोग मतलब कहते हैं एक ही चीज़ का मिलना। एक ही चीज़ का मिलना से भी क्या तात्पर्य है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपके सर ने बतलाया कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हम क्या बोलते हैं अपने दोस्त के साथ कि यार ये क्वेश्चन तो भिड़ गया, जो सर बताए थे वो क्वेश्चन भिड़ गया। भिड़ गया का मतलब वही सेम क्वेश्चन निकला, तो सेम क्वेश्चन निकला। तो वैसे ही यहाँ पे युग्म का भिड़ना यानी इन जोड़ों का भिड़ना यानी एक ही चीज़ का होना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मतलब ये दोनों जो है संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं एक ही हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये समृद्ध होगा। तो कैसे होगा, यानी इसका जो हल होगा इसका जो हल होगा, दोनों का हल अगर सेम होगा तो हम कहेंगे कि वो समृद्ध होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका हल होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे शिक्षक आपको क्या बतलाएंगे, आपको इसको हल करने के लिए बोलेंगे और इसको भी हल करने के लिए बोलेंगे, और फिर आपका जब यदि समान आएगा तो ही आपको कहेंगे कि हाँ तब लिख देना कि ये युग्म समृद्ध है। लेकिन फ्रेंड आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है। क्वेश्चन में आपको केवल कहा है कि ये युग्म अगर समृद्ध है तो हाँ और नहीं में जवाब लिखिए। तो कैसे जाने कि समृद्ध होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसका आइए हम लोग करते हैं कैसे हम लोग इसका आंसर करते हैं। हाँ और नहीं में कैसे जानेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको समृद्ध के बारे में जानना है तो पहले आपको जानना होगा क्रम विनिमय के बारे में। क्रम विनिमय के गुण को जानिएगा तो आपको समृद्ध भी अच्छे तरह से समझ में आएगा। क्रम विनिमय क्या होता है फ्रेंड, कि अगर a प्लस बी बराबर b प्लस a हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं और इनके क्रम में अगर अदला बदली कर दें तो क्या हो जाता है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, बराबर सेम ही होते हैं, एक ही चीज़ होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे है आपका 2/7 प्लस 3/4। यहाँ पे अगर इसको हम a मान ले और इसको b मान ले तो क्या a जो है वो यहाँ पे है, तो जी बिल्कुल है। यहाँ पे 2/7 है, यहाँ पे 2/7 है। हालांकि यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और जो b जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे वो पहले नंबर पे। तो यहाँ तो वही चीज़ हुआ फ्रेंड, a प्लस बी बराबर b प्लस a, यानी दो संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं के क्रम में क्या हो गया, यहाँ पे अदला बदली हुआ है। तो अगर दो संख्याएं हो और उसके क्रम में अदला बदली हो तो वो क्या हो जाता है, योग क्रम विनिमय कहलाता है। और योग क्रम विनिमय हम जानते हैं कि योग क्रम विनिमय जो है वो समृद्ध होता है। यानी योग क्रम विनिमय जब करते हैं तो इनके मान जो है वो बराबर ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों के मान तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, हमको दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। हाँ हो जाएगा कि हाँ, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा और लिखना चाहें तो कह सकते हैं हाँ यह युग्म समृद्ध होगा, यह युग्म समृद्ध होगा, समृद्ध होगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधी आपको जवाब लिखना है हाँ या नहीं में। तो हमने देखा फ्रेंड कैसे कि हम जानते हैं कैसे, अगर कारण भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों, तो क्योंकि योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय समृद्ध होता है। योग क्रम विनिमय क्या होता है, समृद्ध हो जाता है। तो समृद्ध हो जाता है यानी सेम चीज़ ही मिलते हैं इनके योग क्रम विनिमय। तो यहाँ पे यानी इनका जितना मान आता है इनका भी जितना मान आएगा, दोनों का मान चाहे a जोड़ b का हो या b जोड़ a का हो। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे 3 जोड़ 5 के हो या 5 जोड़ 3 का हो।
तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 5 8 होगा और 5 जोड़ 3 तो भी 8 हो रहा है। क्या हो रहा है कि इनके क्रम में अदला बदली करने पर भी तो सेम ही चीज़ आया ना। तो यहाँ पे भी तो वही है, सिर्फ यहाँ पे आपका भिन्न के रूप में है। बाकी तो अगर यहाँ पे नंबर देखो तो ऐसा ही है, a जोड़ b, यहाँ पे 2/7 और यहाँ पे 2/7 पीछे है गया है, और यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 3/4 सेकेंड में है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आया है 3/4। तो इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, आपको डायरेक्टली जवाब देने के लिए आ गया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि क्या करना है। तो हमने कारण क्या लिखा है, क्योंकि योग क्रम विनिमय जो होता है वो समृद्ध होता है। आप सीधी सीधी ये आंसर याद रख लीजिएगा कैसे ये हो रहा है, तो क्योंकि ये योग क्रम विनिमय समृद्ध होता है, इस वजह से ये समृद्ध होगा। अगर आप चाहें तो इसका आप हल करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने इसका आंसर करा दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसका हल भी करके ला सकते हैं। यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, और अगर दोनों का बराबर आ गया तो कहेंगे कि समृद्ध होगा। और अगर आपको यही चीज़ समझ में आ गया है शॉर्ट तरीके से कि कैसे ये समृद्ध है, तो आपको फिर जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, यहाँ पे आप जानकारी के लिए आप यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, क्योंकि योग क्रम विनिमय समृद्ध होता है। योग क्रम विनिमय, ये दोनों योग क्रम विनिमय के रूप में है, इसी वजह से ये समृद्ध हो रहे हैं। बस साफ शब्दों में एक कारण यही है। तो आपको ये जवाब मालूम चल गया होगा। तो आइए हम लोग इसी प्रकार से बी क्वेश्चन को हल करते हैं। बी क्वेश्चन क्या कहता है कि 5/9 प्लस -6/11, और यहाँ पे क्या है -6/11 प्लस 5/9। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, अगर इसे हम a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b प्लस a। जो b है, ये b का मान जो है, ये तो यहाँ पे वही चीज़ आया है, और यहाँ पे जो a का मान है, ये a का मान यहाँ पे आया है। तो क्या है फ्रेंड, यानी कि क्या है, चूंकि ये क्या है कि a प्लस बी बराबर क्या है, b प्लस a के रूप में है, यानी कि क्या है, ये योग क्रम विनिमय के रूप में है। यही तो योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस a, इसका फॉर्मूला यही होता है। या अगर परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि यदि दो संख्याओं के क्रम में अदला बदली करें तो परिणाम जो है वो समान ही होता है। यानी इनका क्रम को अदला बदली किया गया है, जो पहले था उसको दूसरा में किया गया है, और दूसरे वाले को पहले में किया गया है। तो इनका मान क्या आएगा, दोनों का मान आपको बराबर ही आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कहेंगे, आंसर में क्या कहेंगे, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट में कहेंगे हाँ यह समृद्ध होगा, यह समृद्ध होगा, यह समृद्ध होगा, यह युग्म समृद्ध होगा। तो यहाँ पे युग्म शब्द भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों होगा उसके कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह युग्म योग क्रम विनिमय के रूप में है, योग क्रम विनिमय के रूप में है, और यदि योग क्रम विनिमय के रूप में कोई युग्म हो तो वह समृद्ध होता है। देखिए फ्रेंड, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में याद रहे कि आखिर ये समृद्ध कैसे हुआ। तो हमारा जवाब तो यहीं पे आपका मिल चुका है। क्या हो गया है, ये सोल्व हमने कर दिया है। हाँ या ना में जवाब देना था, तो आप सीधा सीधी हाँ में जवाब दे करके, और ये सारा बात भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको पूरे यूट्यूब में, मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने इस ढंग का बतलाया नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या सी का हल करते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, 12/15 -5/7। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दो चिन्ह आपका किताब में नहीं हालांकि ब्रैकेट किए हुए हैं, तो आप ब्रैकेट कर सकते हैं, क्योंकि दो चिन्ह सामने सामने है, पता चले कि अलग अलग हैं, इस वजह से। और यहाँ पे क्या है, फिर क्या है यहाँ पे, तो -5/7 -12/15। तो आइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। अगर इसको a मान ले रहे हैं तो ये a जो है वो यहाँ पे आया है b में,
और बी की जगह जो है, जो बी है वो ए की जगह ले लिया, यानी दोनों संख्याओं के क्रम में अदला बदली हो गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये क्या है, घटाव के रूप में है, तो कहेंगे चूंकि व्यकलन के अंतर्गत, चूंकि व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है, अतः यह युग्म समृद्ध नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, साधारण अर्थ में अगर कहें तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं शब्द लिख देंगे, बाकी काम खत्म। लेकिन आपको ये समझना भी है कि ये आखिर समृद्ध क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो क्योंकि आपको इससे पहले आपको क्रम विनिमय के बारे में जानना हो और समझ में आ जाएगा। तो क्या हमने कहा कि व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है या नहीं है, तो व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ये नहीं हो। उदाहरण से देख लीजिए, 3 माइनस 5 बराबर अगर कहें कि 5 माइनस 3, क्या ऐसा होगा? तो देखिए 3 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा। 3 में 5 नहीं घटेगा तो क्या करना होगा, 5 में ही 3 को घटाना होगा। तो 5 में 3 घटाएंगे तो क्या बचा, 2 बचा। अब जिससे घटाते हैं उसके आगे का चिन्ह भी ले लेते हैं। तो यहाँ से 5 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आया। और इधर क्या है फ्रेंड, 5 में से 3 घटेगा, जी घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लेते हैं। तो इसका चिन्ह कौन सा है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस में है, माइनस तो नहीं है, का मतलब क्या है, प्लस में है। तो प्लस में रहने से क्या होता है वो, तो प्लस में ही हो जाएगा। तो प्लस में ये हो गया। तो देखिए क्या ये -2 और 2 बराबर है, तो क्या ये बराबर है, तो ये एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से जो है वो व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय होता ही नहीं है, तो समृद्ध नहीं होगा। जब व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय ही नहीं होता है तो क्रम विनिमय में कैसे समृद्ध हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से डी प्रश्न का हल करते हैं। क्या है फ्रेंड, -2/3 -8/13 और फिर क्या है, -8/13 -2/3। तो क्या है फ्रेंड, अगर इसे आप a मान लें, a है और ये b है, और यहाँ पे फिर क्या है, यही b जो है यहाँ पे आया, b का मान कितना है, -8/13 है, तो यहाँ पे -8/13 यानी b है, और यहाँ पे क्या है, a है। तो क्या है हुआ, यहाँ पे बीच में माइनस है तो a माइनस b, और यहाँ पे क्या हो गया, b माइनस a है। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि यह किस रूप में है, a माइनस b, और फिर क्या है, बराबर b माइनस a के रूप में है। यानी कि क्या है, ये व्यकलन के अंतर्गत में है फ्रेंड। और हम क्या बतलाएं अभी कि चूंकि व्यकलन के अंतर्गत क्या होता है, व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है, व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। अब व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय ही नहीं होता है तो समृद्ध कहाँ से होगा, क्योंकि क्रम विनिमय इसमें होगा वही जो है आपका समृद्ध होगा। समृद्ध होने का मतलब क्या, जुड़ना, भिड़ना, एक ही जैसा भिड़ ही नहीं पाएगा। ये यहाँ पे क्या लिखे, चूंकि व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह युग्म समृद्ध नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर इज नॉट, है ना। तो ये समृद्ध नहीं होगा। आपको डायरेक्टली जवाब पूछ रहा है, हालांकि आप इन सभी का हल भी करके निकालिएगा तो भी बराबर नहीं आएगा। आपको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब में आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, आपको इस तरह का आपको सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा। आपको कोई भी डायरेक्टली हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे करके बतलाएगा, और बता भी देगा तो वो समझा नहीं देगा कि कैसे ये है।
आपको कह देगा कि आप निकालिए, तब जाकर के बराबर होगा तो ही आप हाँ या ना में जवाब दें, बस यही बात आपको आएगा। लेकिन आप डायरेक्टली कैसे आप जान सकते हैं? अब कोई भी नंबर रहे उससे क्या मतलब है? अगर योग क्रम विनिमय के रूप में रहेगा तो वो सम्मिलित होगा, और योग क्रम विनिमय के रूप में नहीं रहेगा तो सम्मिलित नहीं होगा। या कह सकते हैं कि अगर व्यकलन के अंतर्गत रहेगा तो सम्मिलित नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको क्रम विनिमय के बारे में जानना है तो मैं बार बार कहूंगा कि आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए और आपको वहां से क्रम विनिमय का टॉपिक उठा लीजिए। योग क्रम विनिमय और गुणन क्रम विनिमय, आपको समृद्ध के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, समृद्ध होगा कि नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।